हमारे राजदूतों को बुलाया जा रहा है क्या? इसलिए भारतीय जनता पार्टी महंगाई, बेरोजगारी, इकोनॉमी, ये सारे मुद्दे क्या बेहतर नहीं होता कि आप चुनावी मैदान में उतर करके जनता के बीच में उठाते? तो चुनाव से आपने दूरी क्यों बनाई? किसको वॉकओवर दिया है आपने? नहीं, निश्चित तौर पर हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने तय किया कि हम सबसे पहले संगठन के अंदर संगठन को मजबूत करेंगे, संगठन के कैडर को मजबूत करेंगे, और इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। और आप देखिएगा आने वाले समय में तो पूरी एक नई ऊर्जा के साथ उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान में कांग्रेस अपनी मजबूती के साथ उभरेगी और 2024 में मजबूती के साथ अपना दमखम दिखाएंगे। ठीक है प्रदीप जी। सुजीत सम्राट हैं, बसपा लीडर हमारे साथ। सुजीत जी बताइए, रामपुर में तो आपने प्रत्याशी नहीं उतारा, लेकिन आजमगढ़ में गुड्डू जमाली जरूर ताल ठोक रहे हैं, तो कुछ छाप छोड़ पाएंगे या एक बार फिर से वोट कटवा साबित होंगे, या सपा का वही आरोप जो विधानसभा चुनाव के बाद लगा था कि अपना सारा वोट बैंक भाजपा को ट्रांसफर किया है, इसीलिए बीजेपी को फायदा हुआ? देखिए मैडम, आपको समझना पड़ेगा कि जो मीडिया में डिबेट होती है पहले ही बोल दिया जाता है कि बीजेपी वर्सेस सपा है। आप भी अपने संबोधन में कह रहे थे कि नरहुआ वर्सेस धर्मेंद्र यादव है, जो हमारा कैंडिडेट है उसकी तो बात ही नहीं करते हैं। तो ये नैरेटिव बनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में 2022 में भी एक नैरेटिव बनाया गया कि जो लड़ाई है वो दोनों के बीच में है, बीजेपी और सपा के बीच में, जो हम एक वहां पर एक अच्छी तरह फाइट कर सकते हैं। क्योंकि आपको समझना पड़ेगा 2019 में ये दोनों सीट हमारे संयोग से जीती गई है। अच्छा। रामपुर वाली सीट भी हमारे संयोग से जीती गई है और आजमगढ़ वाली भी सीट हमारे संयोग से जीती गई है, और हम वहां अच्छी मजबूती में है। और जो कैंडिडेट है हमारे, जो गुड्डू जमाली है, वो बहुत ही अच्छी मजबूती में है। लोगों ने मन बना लिया है कि ना तो अब की बार सपा को देना वोट, ना बीजेपी को देना है, अब की बार बहुजन समाज पार्टी को दोबारा से वोट देकर उनको। लेकिन एक बात बताइए, विधानसभा चुनाव में तो आपने जो 2017 में भी सीटें जीती थी आजमगढ़ में, वो भी आपने गंवा दी, सारी सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती। तो आप किस बिना पर कह रहे हैं कि मन बना लिया है और ना भाजपा जीतेगी ना सपा बसपा जीतेगी? 2022 का पूरा चुनाव देखेंगे। 2022 का चुनाव उत्तर प्रदेश में दो पार्टियों के बीच में डिवाइड कर दिया गया था मीडिया के द्वारा, और एक नैरेटिव सेट किया गया था कि चुनाव जो है वो सिर्फ बीजेपी और सपा के बीच में है। तो चुनाव बीजेपी सपा के ही बीच में था। अब जब आप चुनाव से एक हफ्ता पहले कैंपेनिंग शुरू करेंगे तो बात तो दो ही पार्टी की होगी ना। जो दोनों पार्टियां प्रचार मैदान में जुटी हुई हैं उन्हीं दोनों की बात होगी ना। जब आप फर्स्ट फेज की वोटिंग से एक हफ्ते पहले अपने औपचारिक चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे तो बात तो उन्हीं पार्टी की होगी जो पहले से प्रचार में है। आप बने रहिए हमारे साथ। मनीष गुप्ता भी हमारे साथ है। मैं आऊंगी आपके पास एक बार। मनीष गुप्ता, ठीक है, देखिए मीडिया चुनाव में लड़ती है ना लड़वाती है, मीडिया से सवाल पूछती है। आप बने रहिए हमारे साथ। मनीष गुप्ता जी, ठीक है। सुजीत जी, मैं दोबारा आऊंगी। मनीष गुप्ता रह गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक, एक बार वो भी बात करें, उसके बाद फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मनीष गुप्ता जी, आजमगढ़ में अभी थोड़ी देर पहले हमने निरहुआ से बात की और मैंने राजकुमार जी के सामने भी एक फैक्ट रखा। पूर्व में ऐसा हुआ है कि सीएम और डिप्टी सीएम, मतलब गोरखपुर और फूलपुर की सीट 2014 में जीती गई, जो कि उपचुनाव में हार गए। तो क्या उपचुनावों में यह जरूरी है कि परंपरागत तौर पर जो जीतता है उसी की एक बार फिर से बम्पर जीत हो, या अभी लोकसभा चुनाव में 1.5 से 2 साल लगभग वक्त रह गया है तो जनता कोई परिवर्तन का मूड भी बना सकती है? देखिए, आमतौर पर सत्ताधारी दल को जो है उपचुनाव में फायदा होता है। अब आप समझिए, अगर आजमगढ़ में सरकार बीजेपी की है, डबल इंजन की सरकार है, तो उन्हें लगता है कि अगर बीजेपी का कैंडिडेट जीतेगा तो योगी सरकार से भी और केंद्र सरकार से भी आजमगढ़ के विकास के लिए कुछ ज्यादा कर पाएगा। जनता को यह भी महसूस होगा कि हमने तो अखिलेश यादव जी को जिताया था, किसी कारणवश वो रिजाइन करके गए हैं यहाँ से, तो एक मौका निरहुआ को दे दे, ऐसा मैं सोच सकता हूँ। जनता ऐसा सोचेगी। अब थोड़ा सा जातिगत आंकड़ा देख लेते हैं। देखिए, आजमगढ़ में मुस्लिम है 16%, दलित है 25%, सवर्ण है 17% और ओबीसी जिसमें यादव है 16% और गैर यादव 24%। अभी तक जो बात चल रही थी वो सुशील आनंद जी को टिकट देने की बात चल रही थी, लेकिन उनको जिस तरीके से हटाया है, मैं समझता हूं पिछड़े और दलित वर्ग अखिलेश यादव से निश्चित रूप से दूर होंगे। और जिस तरीके से किसान आंदोलन अब समाप्त हो गया है, तो जो किसानों के वोट समाजवादी पार्टी को मिले हैं। नहीं, लेकिन मनीष जी, पूर्वांचल में वैसे भी किसान आंदोलन का कोई इम्पैक्ट था नहीं ग्राउंड पर। ज्यादातर इसका असर वेस्ट यूपी तक सीमित था।
तो सब मिलाकर 32% रह जाते हैं। समाजवादी पार्टी मुस्लिम वोटों में से कुछ ना कुछ वोट जरूर काटेगी और कुछ वोट दलितों के भी लेके जाएगी। तो मैं अंदाजा लगाता हूं कि लगभग टोटल इलेक्शन 100% में से लगभग 10% वोट मायावती जी के पास जाएंगे, समाजवादी पार्टी के पास, और बाकी की टक्कर समाजवादी पार्टी और भाजपा की है, जिसमें मुझे लगता है यादव होने की वजह से निरहुआ भी कहीं ना कहीं यादव वोटों में सेंध मारेंगे। और बाकी जो पिछड़े वर्ग और दलित वर्ग जो आजकल और भारतीय जनता पार्टी के साथ जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के चुनाव में हुआ है, मुझे ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी को यह सीट बचाना बहुत मुश्किल होगा। रिजल्ट क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन जिस तरीके से दोनों सरकारें आंकड़ों का जो आपने विश्लेषण किया है उसके आधार पर कह रहे हैं कि आजमगढ़ का जो मुकाबला है वो बहुत आसान नहीं होने जा रहा है। राजकुमार भाटी जी, मैं चाहती हूं कि अब आप इस पर रिएक्ट करें। और विश्लेषक भी ये मान रहे हैं कि उस चुनाव को इतना आसान नहीं लिया जा सकता। यादव वोट बैंक में निरहुआ सेंधमारी कर सकते हैं और दलित वोट बैंक गुड्डू जमाली भी काटेंगे, और ओबीसी आपसे नाराज हो सकता है, इसीलिए वो बट सकता है। नहीं, अपने अपने आकलन है, अपने अपने विश्लेषण है, लेकिन हम इतने कॉन्फिडेंट हैं कि हम 2019 से भी ज्यादा वोटों के अंतर से ये चुनाव जीतने जा रहे हैं, क्योंकि निरहुआ का कोई राजनीतिक व्यक्तित्व नहीं है, उनकी कोई राजनीतिक पहचान नहीं है। लोगों को, वोटर को राजनीतिक व्यक्ति चाहिए जो उनके काम आ सके, उनकी आवाज उठा सके, सदन में बोल सके। धर्मेंद्र यादव भारत की लोकसभा में सर्वोत्तम सांसद का पुरस्कार पाए हुए हैं, बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, विचारशील व्यक्ति हैं, अच्छे वक्ता हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, अपने बल पर चुनाव जीते हैं। तो ये अब ठीक है, उनके विश्लेषण उनकी जगह, हम किसी के मनीष जी जो विश्लेषण कर रहे हैं उनका भी कुछ आकलन होगा, लेकिन राजनीति कभी भी गणित और केमिस्ट्री के हिसाब से नहीं चला करती। राजनीति सोशल साइंस के हिसाब से चलती है। सामाजिक समीकरण बिल्कुल अलग होते हैं। ये कह देना कि इतने यादव वो ले जाएंगे, इतने जाटव वो ले जाएंगे, वो विश्लेषण नहीं चलता आमतौर पर। ठीक है, लेकिन राजकुमार जी, अगर रामपुर की बात करें तो यहां पर भी मुकाबला बहुत आसान नहीं है। एक तरफ मैदान में समाजवादी पार्टी की तरफ से जो उतरे हैं आसिम रजा, वो भी आजम खान के काफी करीबी माने जाते हैं, और भाजपा ने जिनको उतारा है लोधी जी, वो भी किसी वक्त में आजम खान के बहुत करीबी थे। तो एक तरीके से रामपुर का जो किंग मेकर है या रामपुर की जो चाबी है, क्या ये माना जाए आजम खान साहब के हाथ में है? और अब ये डिपेंड करेगा कि उनकी नाराजगी कितनी दूर हुई है, बहुत हद तक ये तय करने में कि कौन जीतने जा रहा है। निसंदेह आजम खान का कद राजनीति में बहुत बड़ा है। वो एक शानदार नेता है, जनाधार वाले नेता हैं, अच्छे नेता हैं। उनके साथ भारतीय जनता पार्टी ने जो जातियां की हैं, उनके खिलाफ 90 फर्जी मुकदमे दर्ज किए हैं, उन्हें लगभग 2.5 वर्ष तक जेल में रखा है। वो रामपुर का मतदाता इसको दृष्टिगत रखते हुए भी वोट डालेगा। लेकिन बार बार उनके नुमाइंदों की तरफ से ये भी तो बताया गया कि सपा ने, अखिलेश यादव ने उनके लिए स्टैंड नहीं लिया, उनको जेल से बाहर निकालने के लिए कोई आंदोलन नहीं किया। उनकी नाराजगी भी तो जग जाहिर हुई, तो रामपुर की जनता उसको भी तो याद रख सकती है। नहीं, घर परिवार में थोड़ी बहुत नाराजगी होती है, वो आम तौर पर रूटीन में जो होती है उतनी नाराजगी है, इतनी ज्यादा नाराजगी नहीं है। आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के कद्दावर और सम्मानित नेता हैं, उनको सब नेता मानते हैं, उनका ही प्रत्याशी है, वही चुनाव कैंपेन करेंगे, उनके नाम पे ही वोट पड़ेगा। समाजवादी पार्टी दोनों सीटें जीतने जा रही है और बहुत अच्छे अंतर से चुनाव जीतेगी दोनों सीटों पर समाजवादी पार्टी। ठीक है, सुजीत सम्राट जी, ये बताइए, आजमगढ़ के मुकाबले की बात करें तो क्या कहना चाहेंगे आप? बसपा जीतेगी कि भाजपा जीतेगी? क्योंकि सपा ने तो आरोप लगाया था विधानसभा चुनाव में कि दोनों ही साथ मिलकर चुनाव लड़े हैं, आपका सारा वोट बैंक वहीं शेयर हुआ है। आजमगढ़ के अंदर पूर्ण बहुमत में बसपा जीतेगी। बसपा के कैंडिडेट बहुत वहां पर। आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी सुजीत जी? तो लगता है कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया, लेकिन जितना हम उन्हें सुन पाए वो बहुत कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं कि बसपा ही जीतेगी। मनीष गुप्ता जी, क्या बसपा का अपने दम पर ये बड़ा दावा कितना पचाने वाला लग रहा है आपको आजमगढ़ के अंदर? देखिए, बहुजन समाज पार्टी के पास जब भारतीय जनता पार्टी दूसरी बार अच्छे मार्जिन से जीती, उत्तर प्रदेश सरकार बनाई, उस समय भी उनके पास उनके आंकड़े के दलित वोट पूरे आए। तो ऐसे में मुझे ऐसा लगता है मायावती जिस तरह की जाति की राजनीति करती हैं, वो अपने दलित वोटों में से कुछ वोट जरूर साध लेंगी। और चूंकि गुड्डू जमाली मुस्लिम है, और अगर वो मुस्लिम वोटों को खींच पाए, क्योंकि अब इस समय मुस्लिमों का भी समाजवादी पार्टी के साथ कितना कनेक्ट है ये देखना होगा, क्योंकि पिछले चुनावों में मुसलमानों और यादवों के अलावा अगर वोट किसी ने दिए हैं
तो वो दिखे नहीं। अगर किसी ने वोट दिए तो मुस्लिमों के वोट कम आए हैं, ऐसा अंदाजा मैं लगा रहा हूं। ऐसे में अगर मुस्लिम वोटों को वो काट पाए तो कोई बड़ी बात नहीं है कि वो मुख्य भूमिका में आ जाएं। हालांकि वो जीत पाएंगे इससे कहना संदेह होगा, क्योंकि मुख्य टक्कर तो समाजवादी पार्टी और भाजपा की है। मतलब वोट लेकिन काट सकते हैं, ज्यादा तरीके से वोट वो काट मुस्लिम सकते हैं, वोटों सपा को काट नुकसान पाए, पहुंचा सकते हैं। वह निर्णय को बदलने की क्षमता रखते हाँ। हैं, नंबर 2 पे भी आ सकते हैं, और उनकी वजह से भाजपा का जीत का मार्जिन बढ़ भी सकता है। जितने ज्यादा मुस्लिम वोट वो काटेंगे उतना ज्यादा मैं समझता हूं भाजपा का पलड़ा भारी होता चलेगा। तो राजकुमार भाटी जी, ये बात चिंता बढ़ा रही है, क्योंकि गुड्डू जमाली वो मुस्लिम भी हैं और बीएसपी से चुनाव भी लड़ रहे हैं, तो कहीं ये मुस्लिम दलित का कॉम्बिनेशन वोटों की तादाद के तौर पर अगर उनको मिल गया तो सपा का बड़ा नुकसान हो जाएगा, और ऐसे में भाजपा के लिए रास्ता आसान हो सकता है। तो मैंने शुरू में यही तो बात कही थी, ये तो ये उम्मीद लगाए बैठे हैं इन्हें है कि कुछ बीएसपी वोट काटेगी। मैंने पहले ही कहा था कि बीएसपी के कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से तय होकर आते हैं। विधानसभा चुनाव में तमाम कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी ने तय किए, बहुजन समाज पार्टी के। और उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को अच्छी तरह समझ चुकी है कि बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। मायावती जी आजकल मोदी जी और योगी जी के लिए काम कर रही है, दलित समाज के लिए काम नहीं कर रही है। और इसी कारण से विधानसभा चुनाव में दलित समाज का बहुत ज्यादा वोट समाजवादी पार्टी को भी मिला है। दलित समाज के जो आरक्षण पे आरी चलाई जा रही है, उन्हें जगह जगह अपमानित किया जा रहा है, घोड़े पे बैठ जाते हैं तो हत्या हो जाती है, और कभी भारतीय जनता पार्टी दलित समाज के साथ होने वाली जातियों पर आवाज नहीं उठाती है। इस बात को दलित समाज अच्छी तरह समझ रहा है। ठीक है, ठीक है। आप सभी लोगों के अपने अपने दावे हैं, और असल में जनता को तय करना है कि दरअसल उपचुनाव में किसकी जीत होती है। आजमगढ़ और रामपुर दोनों पर इस वक्त सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए।